नमस्कार दोस्तों। एशिया महाद्वीप में एक छोटा सा देश है। एशिया कॉन्टिनेंट में एक छोटा सा देश है इराक। और इराक के राष्ट्रपति पद पर सद्दाम हुसैन के आते ही कहा जाता है कि इराक ग्रो करने लगता है, इराक में डेवलपमेंट होने लगती है, इराक में विकास होने लगता है। साइंस, टेक्नोलॉजी, यहां तक कि उसके आर्मी की भी ताकत बढ़ने लगती है। सद्दाम हुसैन दुनिया के लोगों के नजर में आने लगता है। सद्दाम हुसैन विश्व नेता के रूप में उभर रहा होता है। यूनाइटेड नेशन से संबंधित एक संगठन भी सद्दाम हुसैन को अवार्ड से सम्मानित करता है। लेकिन बाद में यूनाइटेड नेशंस ही, बाद में संयुक्त राष्ट्र ही सद्दाम हुसैन पर यानी कि इराक पर आक्रमण करने की अनुमति देता है। इसे ही गल्फ वॉर यानी कि खाड़ी युद्ध कहा जाता है। तो आज हम गल्फ वॉर यानी कि खाड़ी युद्ध के बारे में ही पढ़ेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पर। ये आपको वर्ल्ड मैप दिख रहा है और वर्ल्ड मैप में सबसे पहले देखेंगे कि ये इराक है कहाँ। तो ये पहले देखिए, ये आपको इंडिया दिख रहा है। इंडिया के बगल में कौन सा देश है? पाकिस्तान। कौन सा है? पाकिस्तान। ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, हाँ कोई बात नहीं। अब देखो फॉन्ट थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था। ये कौन सा है? इंडिया। उसके बाद पाकिस्तान, उसके बाद अफगानिस्तान, उसके बाद ईरान और उसके बाद कुवैत, सॉरी इराक, माफ़ करना, क्या है? इराक। पहले इंडिया, उसके बाद पाकिस्तान, उसके बाद अफगानिस्तान, उसके बाद ईरान। और ये जो येलो कलर वाला पार्ट आपको दिख रहा है, ये कौन सा देश है? इराक। कौन सा देश है? इराक। तो इसी देश की चर्चा हो रहा है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। अगला देखो, अगर उसी मैप को हम जूम करेंगे तो कुछ इस टाइप का मिलेगा। तो सबसे पहले ईरान था, उसके बाद इराक। ये जो ग्रीन कलर वाला हल्का सा पार्ट दिख रहा है आपको, है ना, लाइट ग्रीन, ये कौन सा देश है? इराक है। कौन सा? इराक। और इसके नीचे एक देश येलो कलर वाला बहुत छोटा सा प्यारा सा, कौन सा देश है? कुवैत। कौन सा देश है? कुवैत। कौन सा देश है? कुवैत है। और ये वाला इराक है। तो गल्फ वॉर 2 बार हुआ था, खाड़ी युद्ध 2 बार हुआ था। तो इसलिए जो पहली बार खाड़ी युद्ध होता है, पहली बार गल्फ वॉर होता है, उसे प्रथम खाड़ी युद्ध यानी कि फर्स्ट गल्फ वॉर कहा जाता है। और जब दूसरी बार खाड़ी युद्ध होता है, उसे दूसरी खाड़ी युद्ध यानी कि सेकेंड गल्फ वॉर कहा जाता है। तो पहले चर्चा हम प्रथम खाड़ी युद्ध की यानी कि फर्स्ट गल्फ वॉर की करेंगे। तो इराक हमने देख लिया कहाँ है। इराक के जस्ट नीचे एक छोटा सा देश है, ये वाला, क्या नाम है देश का? कुवैत। कौन सा देश है? कुवैत है। कौन सा? कुवैत। कुवैत के पास तेल का बहुत बड़ा भंडार होता है, विशाल भंडार होता है, ऑयल स्टॉक होता है इसके पास बहुत बड़ी मात्रा में, क्वांटिटी में। इराक को लालच आ जाता है, सद्दाम हुसैन को लालच आ जाता है और इराक कुवैत पर अटैक कर देता है। और अटैक करने के बाद इस देश को, कुवैत को, किस में मिला लेता है? इराक में मिला लेता है। किस में मिला लेता है? इराक में। और कहता है ये सभी के सभी पार्ट अब इराक के हिस्सा हो गए। ये बात पहुंचती है यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र में। कुवैत के लोग, कुवैत के नेता कहते हैं कि इराक हम पर जबरदस्ती आक्रमण किया है, इलीगल आक्रमण किया है, गलत आक्रमण किया और हम पर कब्जा कर लिया है, हमें आजाद करवाइए, हमें आजादी चाहिए। किससे? इराक से। तो सभी विश्व के नेता कहता हाँ भाई ये तो सही है। इराक, कुवैत ना तो तुम्हारा कुछ बिगाड़ रहा था, ना तुम पे अटैक करने की कोशिश कर रहा था, तुम बेमतलब में इराक कुवैत पर आक्रमण किए हो, इसलिए कुवैत को तुम आजाद करोगे। विश्व के तमाम नेता को नेता इनको समझाता है, इराक को समझाता है। तमाम नेता, यूनाइटेड नेशन से लेकर के अमेरिका तक सभी देश इराक को समझाता है कि भाई जो कुवैत पर आक्रमण करके जो कब्जा किया है उसको आजाद कर दे। लेकिन सद्दाम हुसैन नहीं मानता है, इराक नहीं मानता है, क्योंकि इराक यानी कि सद्दाम हुसैन अनाउंस कर रखा था
कि इराक को, दुनिया में ऐसा कोई सा भी देश नहीं है जो इराक को हरा सकता है। दुनिया में ऐसा कोई सा भी देश नहीं है जो इराक को हरा सकता है। इराक को केवल सद्दाम हुसैन हरा सकता है, ये अनाउंस कर रखा है। तो ये प्रतिष्ठा का भी सवाल था इराक का, इसलिए इराक नहीं आज़ाद करता है। उसके बाद यूनाइटेड नेशन हरकत में आता है, संयुक्त राष्ट्र गुस्से में आ जाता है और संयुक्त राष्ट्र अनुमति देता है, जो उनके सदस्य होते हैं देश, अनुमति देता है कि तुम जाकर के कुवैत को आज़ाद कराओ। उसके बाद 34 देशों की सेना, कितने, 34 देशों की सेना इकट्ठा होता है। एक तरफ केवल इराक की सेना और दूसरी तरफ 34 देशों की सेना, दोनों के बीच युद्ध होता है। रिजल्ट इराक की हार होता है, सद्दाम हुसैन हार जाता है और कुवैत फिर से एक नया देश के रूप में उभर जाता है, यानी कि आज़ाद हो जाता है। तो अब हम एक एक पॉइंट्स को समझने की कोशिश करते हैं ताकि आपको आंसर राइटिंग में कोई प्रॉब्लम ना हो या एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा उसमें कोई दिक्कत ना हो। सबसे पहला, अगस्त 1990 में इराक ने कुवैत पर हमला किया। कब की बात है ये? 1990 की बात है, अगस्त 1990 की बात है। कब की बात है? अगस्त 1990 की बात है। तो इराक कुवैत पर कब हमला करता है? 1990। कब? 1990 कुवैत पर हमला किया और बड़ी तेजी से उस पर कब्जा भी कर लिया। इन अगस्त 1990 इराक इन्वेडेड कुवैत एंड क्विकली ऑक्यूपाइड इट। ये बात क्लियर समझ में आ गया होगा। उसके बाद इराक को समझाने बुझाने की तमाम कोशिशें जब नाकाम रही, तब संयुक्त राष्ट्र ने कुवैत को मुक्त कराने के लिए, आज़ाद कराने के लिए बल प्रयोग की अनुमति दी। बल प्रयोग का मतलब हो गया अटैक करने की, आक्रमण करने की अनुमति दी थी। When all attempts to pursue Iraq failed, then the United Nations mandated the liberation of Kuwait by force। किसके मदद से? फोर्स, यानी कि अटैक करके अब आज़ाद कराओ इराक को। यह अनुमति देता है कौन? यूनाइटेड नेशन, यानी कि संयुक्त राष्ट्र। कौन? यूनाइटेड नेशन। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि कहेगा कि निम्नलिखित में से जो आपके 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन से युद्ध को, कौन से वॉर को यूनाइटेड नेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र ने आक्रमण करने की अनुमति दिया था? कौन से युद्ध के लिए अनुमति दिया था? तो आंसर क्या होगा? प्रथम खाड़ी युद्ध, यानी कि फर्स्ट गल्फ वॉर। केवल इसी युद्ध के लिए अनुमति देते हैं, बाकी ऐसा कोई भी वॉर नहीं है जिसमें अनुमति देता है यूनाइटेड नेशन। तो केवल एक ही वॉर में यूनाइटेड नेशन अभी तक एक ही वॉर, यानी कि जो प्रथम खाड़ी युद्ध होता है उसी के लिए अनुमति देते हैं। आगे देखो, संयुक्त राष्ट्र के इसी कदम को, ये जो कदम उठाता है कि इराक पर आक्रमण करके कुवैत को आज़ाद कराओ, तो इसी कदम को अमेरिका के राष्ट्रपति, कौन? अमेरिका के राष्ट्रपति कौन होते हैं? जॉर्ज बुश। कौन होते हैं? जॉर्ज बुश। कौन होते हैं? जॉर्ज बुश। अमेरिका के राष्ट्रपति उस समय कौन होते हैं? जॉर्ज बुश। ये हो रही है अगस्त 1990 की बात, अगस्त 1990 की बात। तो 1990 में अमेरिका के राष्ट्रपति कौन होते हैं? जॉर्ज बुश होते हैं। ने नई विश्व व्यवस्था की संज्ञा दी कि यूनाइटेड नेशन जब इराक पर हमला करने की अनुमति देता है, आक्रमण करने की अनुमति देता है और कहता है कि इसके मदद से कुवैत को आज़ाद कराना है, तो क्या कहता है अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश कि ये नई विश्व व्यवस्था है, ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है। क्या है? न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है, इसी को कहा जाता है। अगले पीपीटी पे चलते हैं। अब आजा भाई, बेइज्जती क्यों करवा रहा है? आ गया, बेइज्जती नहीं करवाता है। हाँ, इस युद्ध में इराक के विरुद्ध कितने देश थे? 34 देश थे। कितने देश थे? 34 देश थे। 34 देश यानी कि 34 कंट्री थे। और कितने सैनिक थे? 6,60,000 सैनिक। कितना? 6,60,000 सैनिक। कितना? 6,60,000 सोल्जर था। 6,60,000 सोल्जर्स थे। कितने देश? 34 देश। कितनी सेना? 6,60,000। ये बात आए समझ में? इराक के विरुद्ध जब युद्ध होता है तो 34 देशों की सेना का कितना? 34 देशों की सेना रहता है और टोटल कितना होता है? 6,60,000। ये बार बार पूछा जाता है, ये ध्यान रखना। लेकिन 6,60,000 में से भले ही 34 देशों की सेना 6,60,000 होती है, लेकिन 6,60,000 में से 75% आए समझ में? कितना? 75%, यानी कि 4 से 5 लाख के करीब हो गया। 4 से 5 लाख के करीब सेना किसका था?
अमेरिका का था। किसका था? अमेरिका का था। 75% ऑफ द सोल्जर वर फ्रॉम अमेरिका। कहाँ का? अमेरिका का था। कहाँ का था? अमेरिका का था। ये याद रखना कि 75% सेना अमेरिका के थे। 6,60,000 सैनिकों ने भाग लिया और 34 देशों ने भाग लिया। आगे, इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन ने कहा, क्या कहा? कि यह युद्ध 100 जंगों की एक जंग साबित होगी। इराक अभी भी हार मानने को तैयार नहीं है। सद्दाम हुसैन अभी भी हार मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो उस समय डेवलप किया था। उनको लग रहा था कि हम हरा देंगे, हमारे पास सारे वेपन्स है। अभी भी नहीं हार मान रहा है। तो क्या करता है सद्दाम हुसैन? क्या अनाउंस करता है दोबारा से कि जो ये प्रथम खाड़ी युद्ध है, ये युद्ध 100 जंगों की एक जंग साबित होगी। यानी कि ऐसा कोई भी जंग आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि एक तरफ 34 देशों की सेना और एक तरफ केवल इराक की सेना, और इसमें सद्दाम हुसैन को लगता था कि इराक जीत जाएगा, इसलिए इसको कहा जाता है 100 जंगों की एक जंग। ये बात आई समझ में? यानी कि द मदर्स ऑफ ऑल बैटल्स। क्या है? द मदर्स ऑफ ऑल बैटल्स। ये बात याद रखेगा। लेकिन इराकी सेना जल्दी ही हार गई और कुवैत आजाद हो गया। बट इराकी फोर्सेस वर क्विकली डिफीटेड एंड कुवैत बिकेम इंडिपेंडेंट। यहां तक क्लियर? कुवैत आजाद होता है, इराक हार जाता है। अब आगे, इस युद्ध में स्मार्ट बमों का प्रयोग किया गया था, इसलिए इसे कंप्यूटर युद्ध भी कहा जाता है। स्मार्ट बम्स वर यूज्ड इन दिस वॉर, हेंस इट इज ऑल्सो कॉल्ड कंप्यूटर वॉर। क्या? कंप्यूटर वॉर। कंप्यूटर वॉर कहा जाता है। यानी कि एक तो हो गया आपका प्रथम खाड़ी युद्ध, यानी कि फर्स्ट गल्फ वॉर, और दूसरा नाम हो गया इसका कंप्यूटर युद्ध, यानी कि कंप्यूटर वॉर। क्यों? क्योंकि इसमें कंप्यूटर के द्वारा वॉर, मिसाइल यहाँ है और यहीं से छोड़ रहा है। पहले मैन पावर से, यानी कि आदमी से मिसाइल छोड़वाते थे, मानव से मोबाइल, अब कंप्यूटर से सब काम कर रहा है। मिसाइल, बंदूक के सब कंप्यूटर से काम करवा रहा था। और इसमें सबसे बड़ा रोल किसका था? अमेरिका का था। अमेरिका का ही ये सारा हथियार था, तभी तो अमेरिका को ताकत देखने को मिलती है। इसलिए इसे कंप्यूटर युद्ध भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें स्मार्ट बमों का प्रयोग किया गया था। उसके बाद इस युद्ध को वीडियो गेम वॉर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वीडियो गेम वॉर। वीडियो गेम वॉर क्यों? क्योंकि इस युद्ध को, जो प्रथम खाड़ी युद्ध हुआ था, इसका लाइव फुटेज, लाइव टेलीकास्ट न्यूज चैनल सब पे दिखा रहा था, और अमेरिका ने ये ऑर्डर भी दिया था। क्यों? ताकि ये सब देखे। अमेरिका चाहता था कि जो मेरी ताकत है, इसके ताकत को देखने का पहली बार यहाँ पर मौका मिला था। क्यों? क्योंकि दो दबंग था, सोवियत संघ और अमेरिका। सोवियत संघ बिखर जाता 1991 में, और इसके बाद उसको ताकत दिखाने की बारी आती है पहली बार प्रथम खाड़ी युद्ध में इराक के विरुद्ध। तो अपनी पूरी ताकत दुनिया को दिखाता है कि देखो मेरे पास कैसा कैसा हथियार है, हमारे पास, मैं कितना पावरफुल हूं। ये दिखाने के लिए वीडियो, वो लाइव टेलीकास्ट दुनिया को दिखाता है। तो लाइव टेलीकास्ट करता है और लगता रहता है कि ये वीडियो गेम वॉर हो रहा है, तो इसलिए कहते हैं वीडियो गेम वॉर भी कहा जाता है। कंप्यूटर वॉर, वीडियो गेम वॉर और फर्स्ट गल्फ वॉर, ये याद रखिएगा। और उसके बाद एक आखिरी नाम है इसका, यूनाइटेड नेशन जो देता है, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। क्या कहते हैं? क्योंकि ये ऑपरेशन हुआ था, कहाँ हुआ था? डेजर्ट में हुआ था। आज समझ में, यानी कि रेगिस्तान में हुआ था, तो ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। क्या? ऑपरेशन डेजर्ट। तो 4 नाम हो गया, फर्स्ट गल्फ वॉर, कंप्यूटर वॉर, वीडियो गेम वॉर और ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। प्रथम खाड़ी युद्ध, कंप्यूटर युद्ध, वीडियो गेम वॉर और ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। क्लियर? तो ये था आपका प्रथम खाड़ी युद्ध, यानी कि फर्स्ट गल्फ वॉर। अब हम चलते हैं दूसरा वाला गल्फ वॉर जो होता है, सेकेंड गल्फ वॉर होता है, यानी कि दूसरी खाड़ी युद्ध होता है, उसको समझते हैं। आजा भाई। हाँ, दूसरी खाड़ी युद्ध यानी कि सेकेंड गल्फ वॉर। अब मैं 12th को ही ध्यान में रखकर समझा रहा हूं अभी। ये बात याद रखना कि सीबीएसई बोर्ड, एनसीईआरटी और 12th के जो स्टूडेंट हैं उनको ध्यान में रखकर समझा रहा हूं, है ना। अगर वैसे मिले तो मजा आ जाता। चलो खैर, दूसरी खाड़ी युद्ध यानी कि सेकेंड गल्फ वॉर। फर्स्ट गल्फ वॉर में जो इराक होता है वो हार जाता है। हारने के बावजूद सद्दाम हुसैन गुस्सा में आ जाता है पहले से,
और फिर धीरे धीरे ग्रो करने लगता है और आसपास पड़ोसियों को परेशान करने लगता है, अमेरिका को परेशान करने लगता है। तो अमेरिका कहता है यार ऐसे नहीं मानेंगे सद्दाम हुसैन, क्या करें, एक काम करते हैं, इसको नस्तनाबूद कर देते हैं, इसको पूरी तरह से खत्म ही कर देते हैं। तो एक साजिश रचते हैं किसके खिलाफ? इराक के खिलाफ, यानी कि सद्दाम हुसैन के खिलाफ। कौन रचता है? ब्रिटेन और अमेरिका, यानी कि सीधे सीधे तौर पर कहीं तो अमेरिका साजिश रचता है किसके खिलाफ? सद्दाम हुसैन के खिलाफ। किसको खत्म कर देते हैं? क्योंकि ये परेशान कर रहा होता है सबको, ये परेशान कर रहा होता है अमेरिका को जीने नहीं दे रहा होता है। तो क्या करता है? तो इसे दूसरी खाड़ी, तो ये रहा, देखो आपको मिल जाएगा, ये भारत है और ये ग्रीन कलर में जो आपको दिख रहा है, सॉरी, ये जो ग्रीन कलर में आपको दिख रहा है इसे ये इराक है, और ये जो आपको ये वाला है ये पार्ट ये अमेरिका है, यानी कि यूएसए है। आए समझ में? तो इन दोनों के बीच में ये मुख्य रूप से वॉर होता है, सेकंड खाड़ी युद्ध, यानी कि सेकंड गल्फ वॉर। क्या होता है इसमें? आगे देखो, अमेरिका ने इराक पर सामूहिक संहार के हथियार बनाने का आरोप लगाया। द यूएस accused Iraq of making weapons of mass destruction। देखो, युद्ध कर सकते हो लेकिन ऐसे किसी पर अटैक नहीं कर सकते हो, उसके लिए कुछ कारण चाहिए होता है, दुनिया को जवाब देना होता है। जैसे दो लोगों के बीच में दो लोग गांव में हो तुम, और किसी को क्या अचानक मार दोगे? है, वो भी बोलेगा अबे भाई कारण तो बता दे, क्यों मारा, मार लेना, पीट लेना, लेकिन कारण तो बताओ। तो इसलिए ये कॉजेस ढूंढता है, कारण ढूंढता है और आरोप लगाता है इस पे, इराक पर, सद्दाम हुसैन पर। क्या आरोप लगाता है अमेरिका? कि इराक एक ऐसा हथियार बना रहा है, क्योंकि उस समय वो साइंस और टेक्नोलॉजी में ग्रो करा होता है, एक ऐसा हथियार बना रहा है इराक, यानी कि सद्दाम हुसैन, जो सामूहिक संहार का है, जो मास डिस्ट्रक्शन का है, जो वर्ल्ड को बर्बाद कर सकता है, विश्व को बर्बाद कर सकता है। ये आरोप लगाता है। सब लोग डरने लगते हैं कि भाई सच है, उस समय ये डेवलप भी कर रहा है तो हो सकता है ये बना भी ले। तो उसके बाद क्या होता है? उसके बाद ये होता है कि अमेरिका कहता है, तो दुनिया के लोग कहता है कि क्या करे फिर? अमेरिका कहता है कि क्या करे, करना क्या है, अटैक करो और उसके पास जो हथियार है वो छीनो। तो बोला कि ठीक है, हम सभी साथ आते हैं। लेकिन इस बार अमेरिका कहता है कि नहीं, इस बार मैं अकेले जाऊंगा। क्योंकि अमेरिका कह रहा था कि यार उस समय 34 देश था, मजा नहीं आया था मुझे पीटने में, इराक को धोने में मुझे मजा नहीं आ रहा था, इसलिए अब मुझे अकेला करो, मैं पीटना चाहता हूं, बढ़िया से धोना चाहता हूं इराक को। यह अमेरिका कह रहा था। आए समझ में? तो अमेरिका कहता है कि तुम सब चले जाओ, मुझे अब तुम लोगों की जरूरत नहीं है, मैं अब अकेले इराक को देख सकता हूं। लेकिन बाकी देश तो अमेरिका की ताकत को देख लिया था। तो बोला तो कैसे कर रहे हो भाई, क्या बात कर रहे हो, अरे हम सब साथ हैं तुम्हारे, कैसे छोड़ेंगे? क्योंकि ये लोग सब जितने भी देश डर गए थे अमेरिका से, क्योंकि इराक में जो स्मार्ट बमों का प्रयोग किया था ना, पहली बार वो लोग देख रहे थे। तो इसलिए फिर भी सभी के सभी जो भी देश होते हैं कुछ और मिल जाते हैं और अमेरिका को सपोर्ट करते हैं। तो इसलिए 19 मार्च 2003 को, कब? 19 मार्च 2003 को अमेरिका ने इराक पर हमला कर दिया। That's why on 19 मार्च 2003 अमेरिका अटैक्ड इराक, हमला कर दिया। उसके बाद इस युद्ध में अमेरिका को 40 से अधिक देशों ने साथ दिया। 40 कंट्रीज सपोर्टेड अमेरिका इन दिस वॉर। क्यों? क्योंकि अमेरिका ताकतवर बन चुका था। इराक पर जब पहली बार हमला हुआ था प्रथम खाड़ी युद्ध में, अमेरिका का ताकत पूरी दुनिया देख लिया था, इसलिए और ज़्यादा इराक को सपोर्ट करने लगता है। अगर आपके आसपास कोई बाहुबल होगा, जो दबंग होगा, जो गुंडागर्दी करता होगा, तो ना चाहते हुए भी आप लोग उसको सपोर्ट करोगे या नहीं करोगे? करना पड़ेगा आपको। नहीं करोगे तो बाद में आपको परेशान करेगा वो। इसलिए और देश सपोर्ट करने लगता है इराक को, डर जाता है अमेरिका से बाकी देश। ध्यान रखना ये चीज कि संयुक्त राष्ट्र ने इस हमले की अनुमति नहीं दी थी।
द यूनाइटेड नेशंस डिड नॉट अलाउ टू दिस वॉर। यूनाइटेड नेशन ने केवल एक ही वॉर की अभी तक अनुमति दी है, वो प्रथम खाड़ी युद्ध यानी कि फर्स्ट गल्फ वॉर। आगे युद्ध के बाद अमेरिका ने सद्दाम हुसैन को राष्ट्रपति पद से हटा दिया और अपनी पसंद की सरकार बनाई। आफ्टर द वॉर द यूएस रिमूव्ड सद्दाम हुसैन फ्रॉम द प्रेसिडेंसी एंड फॉर्म्ड द गवर्नमेंट ऑफ इट्स चॉइस। यानी कि सद्दाम हुसैन को फांसी पर लटका देते हैं, सद्दाम हुसैन को ख़त्म कर देते हैं अमेरिका, और उसके बाद सरकार बनाई जाती है। और वो सरकार किसकी होती है? सरकार तो होती है इराक की ही, लेकिन किसके इशारों पर काम करती है? वो करती है अमेरिका के इशारों पर, क्योंकि वो अपनी पसंद का राष्ट्रपति बना दिया था अमेरिका ने, क्योंकि इराक पर कब्जा किसका था? अमेरिका का। तो अमेरिका अपने पसंद से राष्ट्रपति बनाया था इराक में। तो ये बात समझ में आई? पॉइंट टू पॉइंट है, बहुत सिंपल है, केवल पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। अब है ऑपरेशन इराकी फ्रीडम के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। इस वॉर को, यानी कि जो सेकेंड गल्फ वॉर होता है, उसको ऑपरेशन इराकी फ्रीडम भी कहा जाता है। ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। तो सेकेंड गल्फ वॉर का दो नाम होता है, एक सेकेंड गल्फ वॉर यानी कि दूसरी खाड़ी युद्ध, और दूसरा ऑपरेशन इराकी फ्रीडम यानी कि ऑपरेशन इराकी फ्रीडम, और उसका 4 होता है। ध्यान रखना, ये चीज़ पूछा जाता है। तो इसका ऑब्जेक्टिव उद्देश्य क्या था? इराक के पास मौजूद खतरनाक हथियारों को नष्ट करना, डिस्ट्रॉइंग द डेंजरस वेपन्स दैट इराक हैज। उसके बाद इराक के तानाशाह सद्दाम हुसैन को मारकर आतंकवाद को नियंत्रित करना, यानी कि कंट्रोलिंग टेररिज्म बाय किलिंग इराक डिक्टेटर सद्दाम हुसैन, कि वह उसको ख़त्म कर, क्योंकि ये कहता है अमेरिका कि जो भी आतंकवाद है वो सद्दाम हुसैन के ताकत से ही फल फूल रहा है वो सारे के सारे। तो सद्दाम हुसैन को पकड़ के फांसी पर लटका देते, उसको ख़त्म कर देते हैं, तो शायद कंट्रोल हमारा हो जाए किस पे? आतंकवाद पे। उसके बाद आगे ये था उद्देश्य। ऑपरेशन इराकी फ्रीडम के छिपे हुए उद्देश्य क्या था? छिपे हुए उद्देश्य, द हिडन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑपरेशन इराकी, क्योंकि वो तो दुनिया को बता रहा था, लेकिन अमेरिका का मेन मोटिव क्या था? वो क्या चाहता क्या था? तो सबसे पहला, अमेरिका द्वारा ईरान, इराक और जो कुवैत होता है, आज समय 3 दिन, ईरान, इराक, कुवैत, बोलो ईरान, इराक, कुवैत, ईरान, इराक, कुवैत। यहां पर ईरान होता है, यहाँ पर इराक होता है और यहाँ पर कुवैत होता है। इन तीनों देशों का जो तेल भंडार होता है उस पर कब्जा करना। ये बात आई समझ में? उस तेल भंडार पे, ताकि सस्ती कीमत में मुझे मिल जाएगा। अमेरिका द्वारा ईरान, इराक और कुवैत के तेल भंडारों पर कब्जा करना। द कैप्चर ऑफ ईरान, इराक और जो भी आपका कुवैत ऑयल रिसोर्सेस बाय द यूएसए। फिर उसके बाद इराक में कठपुतली सरकार बनाना, यानी कि फॉर्मिंग अ पपेट गवर्नमेंट इन इराक। होना कठपुतली अपने इशारों पर जो चलता है, तो अमेरिका चाहता था कि इराक में हमारा ऐसा प्रेसिडेंट हो जो मेरे इशारों पर काम करे। पपेट गवर्नमेंट उसी को कहते हैं, यानी कि कठपुतली सरकार कहते हैं। ये इसका मेन मोटिव था, मेन उद्देश्य था। आगे ऑपरेशन इराकी फ्रीडम के परिणाम यानी कि कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ऑपरेशन इराकी फ्रीडम, यानी कि ये जब खत्म हो गया तो उसके बाद क्या हुआ? तो सबसे पहली बात, इस युद्ध के बाद विश्व पर अमेरिका का दबदबा बढ़ता गया। आफ्टर दिस वॉर अमेरिका डोमिनेशन इन द वर्ल्ड इंक्रीज्ड। कि 2 बार, क्योंकि 2 दबंग थे, मैं बार बार बोलो 2 दबंग थे, एक यूएसएसआर, यूएसएसआर खत्म हो गया, बाकी बच गया यूएसए को ताकत मिल गया दिखाने को इराक ने अमेरिका को अपनी ताकत दिखाने के लिए मौका दे दिया, और अमेरिका ने अपनी ताकत वहां पे दिखा दिया, पहली खाड़ी युद्ध में और दूसरी खाड़ी युद्ध में भी। तो अब दुनिया के अलग अलग देश हैं, वो और डरने लगता है अमेरिका से, उससे दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहता, और अमेरिका जो कहता है दुनिया के देश थर थर कांपने लगता है और सब मानने लगता है उनकी बातें। क्लियर? उसके बाद इस युद्ध के बाद विश्व और अधिक एक ध्रुवीय हो गया, यानी कि यूनिपोलर हो गया। पहले बायोपोलर था, यूनिपोलर हो जाता है। क्लियर? समझ में आई? तो ये था आपका गल्फ वॉर, खाड़ी युद्ध। तो उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया होगा, और साथ ही साथ
ये पढ़ाई लिखाई तो चलता रहता है, ये तो चलता ही रहेगा हमेशा, लेकिन पहली जो ज़रूरी काम होता है वो आता है आप लोगों के लिए मज़ा आना चाहिए, है ना। तो मज़ेदार तरीके से पढ़ाने की कोशिश करते हैं, इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करते हैं। टाइम नहीं रहता इतना, अगर टाइम रहता तो और भी ज़्यादा बढ़िया से बनाते, बढ़िया से बनाने का मतलब इंटरेस्टिंग तरीके से और भी ज़्यादा कॉमेडी वगैरह करते। लेकिन आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में और आखिरी वीडियो बस बाकी है।